और एनालिसिस, डिज़ाइन और बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर, जो कि एग्जांपल है कम्बिनेशनल सर्किट की। उसमें हमने बाइनरी एडर को और बाइनरी सब्ट्रैक्टर को अलग अलग कवर किया था। फिर 4 बिट का एडर सब्ट्रैक्टर उसकी एग्जांपल के तौर पे इसका डिस्कस किया था। और फिर डेसिमल और बीसीडी एडर, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। आज हमने बेटा मजीद एग्जांपल जो कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स की, वो हैं डिकोडर, एनकोडर, प्रायोरिटी एनकोडर और मल्टीप्लेक्सर्स, ये कवर करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिकोडर्स क्या होते हैं। अ डिकोडर इज अ कम्बिनेशनल सर्किट that converts binary information from an input line to a maximum of 2 raised to the power n unique output lines. डिकोडर एक ऐसा कम्बिनेशनल सर्किट है जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है n इनपुट्स की मदद से टू 2 रेज़ टू द पावर n यूनिक आउटपुट लाइंस के अंदर। यानी ये एक ऐसी ब्लॉक डायग्राम होती है जिसमें n नंबर ऑफ इनपुट्स आप अप्लाई करते हैं और आपको 2 की पावर n आउटपुट मिलती है। द डिकोडर presented here are called n to m line decoder. इसको हम n to m line decoder भी कह सकते हैं, जिसमें m जो होता है वो 2 रेज़ टू द पावर n के इक्वल या उससे लेसर हो सकता है। इसकी अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो वो बेटा इस तरह की होगी कि उसमें n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, 2 रेज़ टू द पावर n आउटपुट्स हैं। तो उसको हम कहेंगे n टू 2n, यानी n टू 2 रेज़ टू द पावर n डिकोडर। ठीक है, उसका नाम हो जाएगा। और ये इस तरह की इसकी ब्लॉक डायग्राम होगी। सो इनमें n जो है वो 2 से स्टार्ट होता है नॉर्मली। n की वैल्यू जब 2 होती है आपके पास, तो 2 रेज़ टू पावर n क्या बनेगा, कितनी आउटपुट्स होंगी इसकी? 4। शाबाश। यानी इसको हम बोलेंगे 2 to 4 डिकोडर। ठीक है, कि 2 इनपुट्स हैं और 2 रेज़ टू पावर 2 जो है इसकी आउटपुट्स हैं। इसी तरह अगर आप n की वैल्यू 3 लेंगे तो फिर ये 3 to 8। 8 डिकोडर बनेगा। शाबाश। 9 हो गए। 4 के लिए ये 4 to 16 डिकोडर बनेगा। तो नॉर्मली ज्यादातर ये 3 ही स्टडी किए जाते हैं, 2 to 4, 3 to 8 और 4 to 16 डिकोडर। सो सबसे पहले अगर हम बात करें 2 to 4 डिकोडर की ब्लॉक डायग्राम की, तो वो कुछ इस तरह से होती है कि उसकी 2 इनपुट्स होती हैं जिसको हम लेबल करते हैं ए और बी से, और उसकी जो आउटपुट है वो D0, D1, D2 और D3 से डिनोट की जाती हैं। उसको हम 2 to 4 डिकोडर कह सकते हैं। अब इसका अगर ट्रुथ टेबल हम डिजाइन करें तो वो किस तरह से बनेगा। वो इस तरह से बनेगा कि अगर हमारे पास दो इनपुट्स हों ए और बी, और अगर उन इनपुट्स पे हम 0 0 अप्लाई करें, तो D0 जो है, 0 0 चूंकि बाइनरी में जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 0 बनता है। तो D0 जो है वो आपकी एक्टिव होगी, बाकी सारी 0 होंगी। इसी तरह जब आप 0 1 कम्बिनेशन अप्लाई करेंगे इनपुट के ऊपर, तो 0 1 जो है वो 1 को डिनोट करता है। तो D1 जो है वो एक्टिव होगी, बाकी सारी इसकी डिसेबल होंगी। इन द सेम वे अगर आप इस पे 1 0 अप्लाई करते हैं जो कि 2 को डिनोट करता है, तो D2 एनेबल हो जाएगी। और अगर 1 1 अप्लाई करते हैं तो आपका D3 एनेबल होगा। तो इसकी जो इक्वेशंस बनेंगी वो किस तरह से बनेंगी। अच्छा, इसमें एक चीज देख लें कि जो 2 to 4 डिकोडर है वो वर्क कैसे करता है। अगर आप उसकी कोई भी इनपुट दें, यानी अगर आप 0 0 देते हैं, तो आपके पास जो है वो D1 एनेबल होगा, बाकी सारा डिसेबल होगा। इसी तरह अगर आप 1 1 अप्लाई करते हैं, तो आपके पास D3 जो है वो एनेबल होगी, बाकी सारी आउटपुट 0 होंगी। तो इसकी एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि इसकी सारी आउटपुट में से एट अ टाइम एक आउटपुट जो है वो एनेबल होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसकी इनपुट पे कौन सा कम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। अब ट्रुथ टेबल की मदद से अगर आप इसकी इक्वेशंस बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। इसकी 4 आउटपुट्स हैं, D0, D1, D2, D3। उन चारों के लिए बुलियन इक्वेशन लिखेंगे। वो लिखने का तरीका बड़ा आसान है कि D0 जहाँ पे 1 है उसके लिए वो कम्बिनेशन या मिन टर्म लिख ली जाए, तो वो मिन टर्म आपके पास बनती है A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट। इसी तरह D1 के लिए क्या बन जाएगी, D1 के लिए बनेगी A कम्प्लीमेंट एंड B विदाउट कम्प्लीमेंट। और D2 के लिए आपके पास आ जाएगा A एंड B कम्प्लीमेंट।
और D3 के लिए आपको A एंड B जो है वो इसके इक्वेशन आ जाएगी। तो आपके पास ट्रुथ टेबल की मदद से इक्वेशंस आ गई। अब आपने इसको डिजाइन करना है। तो इसकी जो डिजाइनिंग होगी वो किस तरह से होगी कि आपने, अगर आपकी जो आउटपुट है वो बेसिकली 4 आउटपुट्स हैं, D0, D1, D2 एंड D3, और ये इनमें A और B एंड हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास A और B जो है वो एंड हो रहे हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपने D0 बनाना है तो आपको A भी कंप्लीमेंटेड लेना पड़ेगा और जो B होगा वो भी कंप्लीमेंटेड लेना पड़ेगा, ठीक है। ये A हो गया और ये B हो गया। इसी तरह आप बाकी सारे जो कॉम्बिनेशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास जो फाइनल सर्किट बन जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें D0 है उसमें A और B कंप्लीमेंटेड नॉन कंप्लीमेंटेड आएंगे, और D1, D2, D3 भी आप इसी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। जी बेटा, क्लियर है ये चीज सबको? यस सर। सर आपकी वॉइस ब्रेक आ रही है। यस सर, ठीक आ रही है। ये भी ठीक आ रही है? ठीक आ रही है सर, बाकियों को भी ब्रेक देख तो मुझे नहीं हो लगता रही। है बाकियों को ठीक आ रही है। ठीक है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो है हमारे पास डिकोडर की अगली जो एग्जांपल है वो है 3 to 8 लाइन डिकोडर। यानी ये इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 3 to 8। तो 3 to 8 में बताएं जरा कितनी इनपुट होंगी और कितनी आउटपुट होंगी? सर 3 इनपुट होंगी और 8 आउटपुट होंगी। बेटा इनपुट पहले सर आती है 8 ना, इनपुट होंगे, 3 3 इनपुट इनपुट होंगे, और 8 2 आउट। की पावर 3 यानी 8 आउटपुट हो जाएंगे, यस सर, 3 ठीक है। सो आउटपुट होंगे। जब आप इसकी ब्लॉक डायग्राम डिस्कस करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगी कि आपकी 3 इनपुट्स हैं X, Y और Z, और इसकी जो 7 या 8 आउटपुट हैं D0 से लेकर D7 तक, और एक इनकी जो है वो एनेबल इनपुट होती है। ये एनेबल इनपुट क्या होती है अभी थोड़ी देर में हम इसको देखते हैं कि एनेबल इनपुट का क्या मकसद होता है। तो ये आपका 3 to 8 डिकोडर की ब्लॉक डायग्राम हो गई। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इनकी इक्वेशंस। इक्वेशंस कैसे लिखेंगे आप? जैसे ही हमने देखा था कि अगर हमारे पास 2 to 4 डिकोडर है उसमें एक वक्त में एक आउटपुट एनेबल होती है, डिपेंडिंग कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपने D0 को एक्टिव करना है तो आपको X कंप्लीमेंट, Y कंप्लीमेंट और Z कंप्लीमेंट अप्लाई करना होगा। यानी ये तीनों आप अगर जीरो करेंगे तो आपको जो है D0 एनेबल हो जाएगी। अगर 0 1 1 अप्लाई करते हैं तो बेटा कौन सा कॉम्बिनेशन इस पे जो है वो कौन सी आउटपुट एक्टिव होगी बताएं? D3। सर D1। शाबाश, D3 होगी बेटा, D3 क्योंकि ये बेसिकली बनता है 0 1 1, ठीक है। तो 0 1 1 का मतलब है D3 एक्टिव हो जाएगी। तो इसी तरह आप इसकी सारी इक्वेशंस जो हैं वो लिख सकते हैं। अब इन इक्वेशंस को आपने इंप्लीमेंट करना है। इसका जो ट्रुथ टेबल है वो किस तरह का होगा? वो भी ऐसा ही होगा कि जिसमें अगर आपके पास कम्बिनेशन दिए गए हैं तो 1 जो है यहाँ पे एक्टिव है। इसी तरह 0 0 1 के लिए D1 एक्टिव हो गया है, 0 1 0 में D2 है, D3 है, D4 है। यानी जो भी आप कम्बिनेशन अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट एक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट जब हम इसका सर्किट ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से आएगा। हमारे पास जो इक्वेशन X कंप्लीमेंट, Y कंप्लीमेंट, Z, उसको हम एंड गेट यूज करके बनाएंगे जिसमें 3 इनपुट वाला एंड गेट होगा, ठीक है। और 3 इनपुट वाले एंड गेट पे अगर आप देखें D0 बनाने के लिए आपको X, Y और Z तीनों कंप्लीमेंटेड चाहिए, जबकि D7 बनाने के लिए आपको नॉन कंप्लीमेंटेड चाहिए। तो इसी तरह आप उनकी इक्वेशंस को इंप्लीमेंट करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ 3 इनपुट एंड गेट। तो आपका 3 to 8 लाइन डिकोडर जो है वो डिजाइन हो जाएगा। जी बेटा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? नो नो सर। सर। ओके, नो सर। नेक्स्ट आगे बेटा चलते हैं। नेक्स्ट है 2 to 4 लाइन डिकोडर विद एनेबल इनपुट।
अब यहाँ पे वो एनेबल इनपुट का जिक्र आ गया जो मैंने आपको पहले कहा था कि नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे कि अगर आपकी कोई भी आईसी होती है डिकोडर की तो उसमें एक इनपुट होती है एनेबल की। वो एनेबल इनपुट का पर्पस ये होता है कि वो उस आईसी को, पूरी आईसी को कंट्रोल कर रही होती है, यानी उसका मेन स्विच होता है। समझ लें कि अगर आप उसको डिसेबल करते हैं, उस एनेबल इनपुट पर डिसेबल सिग्नल देते हैं, तो वो बेसिकली पूरी आईसी को डिसेबल कर देगा। फिर चाहे आप जो मर्जी इनपुट देते रहे उससे आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, अगर आप उसकी एनेबल इनपुट को एक्टिव करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप कोई इनपुट अप्लाई करते हैं तो उसके हिसाब से उसकी आउटपुट जो है वो एक्टिव लो या एक्टिव हाई हो जाएगी। ठीक है जी, ये चीज क्लियर है। अब यस सर। जो एनेबल इनपुट होती है ना, अब यहाँ पे दो चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। एक्टिव लो यानी एक्टिव लो एनेबल सिग्नल और एक्टिव हाई एनेबल। एक आपके पास एक्टिव लो सिग्नल होता है और आपके पास एक एक्टिव हाई सिग्नल होता है। एक्टिव लो वो सिग्नल होगा जिसको आप कहेंगे 0 और एक्टिव हाई होता है 1। अच्छा, कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जो लो लॉजिक एनेबल कहलाते हैं। लो लॉजिक एनेबल यानी ऐसे सर्किट जो उस वक्त एनेबल होते हैं जब आप उन पे लो लॉजिक अप्लाई करते हैं, यानी 0 अप्लाई करते हैं। कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जो उस वक्त एनेबल होते हैं जब आप उस पे 1 अप्लाई करते हैं, उनको हम हाई एनेबल लॉजिक सर्किट्स बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह के सर्किट हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम डिकोडर को डिजाइन करेंगे। अभी हमने जो पहले वाला 2 to 4 डिकोडर डिजाइन किया है वो हमने एक्टिव हाई के लिए, यानी हमने हाई एनेबल जो लॉजिक है वो वाला हमने डिकोडर पढ़ा है। ठीक है, हाई लॉजिक वाला। अब हम देखते हैं कि जो लो लॉजिक एनेबल होते हैं वो किस तरह के डिकोडर होते हैं, और साथ उसकी एनेबल इनपुट भी जो है हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है वो नैंड गेट की मदद से डिजाइन किया है 2 to 4 डिकोडर सर्किट को। अब इसमें सबसे पहले तो आपको जो है ये चीज समझनी चाहिए कि इसको अगर मैं निगलेक्ट कर दूं, ये वाली रो को और ये वाले कॉलम को, तो ये बाकी चीज जो है इसको आप जो है वो अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर आप 0 0 अप्लाई करेंगे इनपुट के ऊपर तो आपकी D0 0 हो जाएगी। अब ये 0 क्यों हो रही है? क्योंकि हमने नैंड गेट यूज किया हुआ है और ये जो सर्किट है ये लो लॉजिक एनेबल सर्किट बनाया हमने। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे 0 का मतलब है कि आपकी वो आउटपुट एक्टिव हो गई है, और 1 का मतलब है कि आपकी बाकी जो आउटपुट्स हैं वो डिसेबल हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप 0 1 अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो D1 है वो 0 हो जाएगा, बाकी तीनों आपके पास 1 आएंगे। जब आप 1 0 अप्लाई करेंगे तो फिर आपका D2 एक्टिव हो जाएगा, और जब आप 1 1 अप्लाई करेंगे तो आपका D3 एक्टिव हो जाएगा। यहाँ लास्ट पे 0 है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो वही ट्रेडिशनल चीज है ना जो हमने पहले पढ़ी है। अब इसमें जो एनेबल इनपुट है उसका क्या रोल है? तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है इसका, कि ये मैंने आपको बताया था कि ये सॉर्ट ऑफ इसका मेन कंट्रोलिंग स्विच होता है कि अगर आप यहाँ इसको 1 कर देते हैं, अगर आप एनेबल इनपुट को 1 करते हैं तो फिर आप जो मर्जी इनपुट दें आपकी सारी की सारी आउटपुट्स जो हैं वो डिसेबल हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जब आप उनको 0 देते हैं, एनेबल इनपुट को जब आप 0 करते हैं तो फिर आप जो भी इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंगली उसका जो है वो कम्बिनेशन या उसकी आउटपुट जो है वो आती जाएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी बेटा सबको कि एनेबल इनपुट का फंक्शन क्या होता है? यस सर। इसको हम डायग्राम में भी मजीद समझ सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर डायग्राम में 1 अप्लाई करेंगे तो 1 बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जैसे ही ये 0 सारे नैंड गेट को मिलेगा तो नैंड गेट की सारी आउटपुट्स 1 हो जाएंगी, क्योंकि नैंड की ये प्रॉपर्टी होती है कि एक भी 0 मिले नैंड को तो उसकी आउटपुट हमेशा 1 होती है। तो जब आप एनेबल ही सारी 0 कर देंगे तो सारी की सारी जो इसकी आउटपुट है वो वहां पे 1 आएगा, और 1 होने का मतलब है कि वो आपकी आउटपुट डिसेबल हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पे 0 अप्लाई करते हैं तो ये डेफिनेटली 1 होके मिलेगा, और जब ये 1 मिलेगा तो ये एंड गेट एक्टिव होंगे, और फिर वो डिपेंड करेगा कि आप ए और बी की क्या वैल्यू दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो आउटपुट है वो एक्टिव या डिसेबल होगी। सर अगर इनपुट पे कुछ भी इनेबल इनपुट पे कुछ भी अप्लाई ना किया जाए तो बाय डिफॉल्ट क्या कंसिडर होगा? बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मली जो आप प्रैक्टिकली बात करें तो गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है कोई ना आपकी मेमोरीज के अंदर या किसी भी सिग्नल पे। अगर मेमोरीज की बात करें तो वहां गार्बेज वैल्यू अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो अगर आप उसको रीसेट कर दें तो रीसेट का मतलब होता है कि आप उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो भी आपने प्रोग्रामिंग में सेट की हुई है वो मिल जाएगी उसको। यानी अगर आपने 0 0 सेट की हुई है बाय डिफॉल्ट
तो वो जैसे ही आप उसको रीसेट करेंगे वो ए और बी जो है वो आपका 0 0 हो जाएगा। फिर 0 0 के अकॉर्डिंगली उसकी आउटपुट जनरेट होगी, लेकिन उस पर शर्त ये है कि आपका एनेबल जो है वो सिग्नल उसको एनेबल होना चाहिए। अगर आप डिसेबल कर देंगे एनेबल की मदद से ई की जो इसकी इनपुट है, तो फिर आप आईसी पे जो भी इनपुट देते रहे उसका फायदा कोई नहीं है। क्लियर है बेटा? सर सर ये लो लॉजिक है, और सर अगर हाई लॉजिक बनाना हो, मतलब हाई लॉजिक में हो enable। तो बेटा उसमें आप नैंड गेट यूज करेंगे, उसमें आपका एनेबल का जो फंक्शन है वो उल्टा हो जाएगा। यानी अगर आप यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे तो जब आप इसको 0 देंगे तो आपको ये नॉट गेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली 0 देंगे एंड को, जिसको 0 देंगे वो आपका एंड गेट डिसेबल हो जाएगा, और सारे के सारे एंड गेट डिसेबल होंगे तो इसका मतलब पूरी आईसी जो है वो डिसेबल हो गई है। लेकिन जब आप एनेबल पे 1 अप्लाई करेंगे तो जहां जहां पे 1 मिलेगा फिर उसको वो चेक करेगा कि इनपुट क्या है ए और बी की, उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो रेलेवेंट आउटपुट होगी उसको एनेबल या डिसेबल करेगा। ठीक है सर। जी बेटा, किसी और का क्वेश्चन है कोई? ओके, नेक्स्ट है बेटा 4 to 16 डिकोडर। नेक्स्ट आपके पास है 4 to 16 डिकोडर। तो 4 to 16 कैसे बना सकते हैं, उसकी ब्लॉक डायग्राम जरा आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर हमने उसको 4 to 16 को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। उसकी ब्लॉक डायग्राम ऐसी होगी कि आपके पास उसकी 4 इनपुट्स होंगी, W, X, Y और Z, और उसकी आउटपुट कितनी होंगी बेटा? 16 सर। शाबाश। कहां से कहां तक? 16 सर। कहां से कहां तक होंगी बेटा, उनके नंबर बोले ना, D0 से लेकर D15 सर D15। शाबाश, गुड। D15 सर तक D15 आपकी, तक होंगी। जी सर D15 तक। वेरी गुड। सो डब्ल्यू एक्स वाई जी इसकी 4 इनपुट हैं और इसकी 16 आउटपुट हैं, ठीक है। इसी तरह की इसकी एनेबल इनपुट भी होगी, जिसको आप एनेबल करेंगे तो उसके बाद आप जो भी इस पे 4 पे इनपुट अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंगली इसकी आउटपुट जनरेट होगी, ठीक है। और ये डिकोडर की खूबी है कि इसकी आउटपुट एक वक्त में एक ही हाई होती है, ठीक है। एक से ज्यादा, यानी एक वक्त में एक से ज्यादा आउटपुट्स इसकी हाई नहीं हो सकती। ये बेसिक इसकी डेफिनेशन है डिकोडर की। अच्छा, ये तो है एक तरीका, हम 4 to 16 डिकोडर को भी डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अब हम एक थोड़ा सा और टेक्निक सीखते हैं कि अगर हमने 4 to 16 डिकोडर को डिजाइन करना हो, हमारे पास 4 to 16 की आईसी अवेलेबल ना हो मार्केट में और हमारे पास 3 to 8 अवेलेबल हो, तो हम 3 to 8 की मदद से 4 to 16 डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हमने 4 to 16 डिजाइन करना है तो हमें 2 3 to 8 डिकोडर चाहिए होंगे। इसी तरह अगर हमारे पास 3 to 8 डिकोडर जो है वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में और हमारे पास 2 to 4 डिकोडर है, तो हम 2 to 4 डिकोडर यूज करेंगे और उनसे 3 to 8 डिकोडर डिजाइन कर लेंगे। सो कहने का मकसद ये है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो लोअर लेवल के डिकोडर सर्किट हैं उनको यूज करते हुए हम हायर ऑर्डर का कोई भी डिकोडर सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। उसका तरीकेकार क्या होता है? उसका तरीकेकार ये होता है कि आप 2 3 to 8 डिकोडर यूज करते हैं जिसमें 3 इनपुट्स तो वही होती हैं, X, Y और Z। उनको आप कॉमन कर देते हैं दोनों के साथ, ठीक है। उसके बाद आप एक और इनपुट जो है इसकी W वाली यूज करते हैं, जिसको आप नॉट करके एक एनेबल के ऊपर अप्लाई करते हैं उसी आईसी फर्स्ट डिकोडर की, और उसको विदाउट नॉट आप दूसरे डिकोडर की एनेबल के साथ अप्लाई कर देते हैं। अब अगर आप ओवरऑल इस पूरे सर्किट का जायजा लें तो आपके पास टोटल इनपुट्स कितनी हो गई? 4 सर। शाबाश, 4 हो गई। सर 4 इनपुट है सर। और आउटपुट कितनी हो गई? 16 सर। शाबाश। D0 से 16 D7 तक और D8 से D15 तक ये आपके टोटल 16 आउटपुट हो गई। तो ये बेसिकली आपका 4 to 16 डिकोडर बन गया विद द हेल्प ऑफ 2 3 to 8 डिकोडर्स। अब ये वर्क कैसे करेगा? फर्ज करें जी आप इस पे एक्स वाई जी पे 0 1 1 0 अप्लाई करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि 0 1 0 के साथ कौन सी इसकी जो आउटपुट है वो एनेबल होगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 0 दे रहे हैं, ठीक है। हम इसको कंसीडर कर लेते हैं एक्टिव हाई सिग्नल के अकॉर्डिंगली, यानी ये हाई एनेबल जो लॉजिक है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको
डिजाइन कर लेते हैं। तो अगर आप इसको 0 दे रहे हैं तो जिस डिकोडर को आप 0 दे रहे हैं वो डिसेबल हो जाएगा। तो ये इसको आप 0 दे रहे हैं तो ये वाला जो सेकंड डिकोडर है आपका 328 डिकोडर वो डिसेबल होगा, और ये 0 1 होके इसको मिल रहा है तो यहाँ पे ये आपका एक्टिव हो जाएगा। अब वो चेक करेगा बाकी 3 इनपुट्स को। तो 0 1 1 इसका क्या मतलब होता है बेटा 0 1 1 का? 3 जी शाबाश, 0 1 1 का मतलब होता है 3। तो आपकी जो D3 है फर्स्ट डिकोडर की वो एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, D3 पे आपको सर एक्टिव डी सिग्नल मिलेगा। बाकी जितनी भी आपकी आउटपुट्स हैं वो सारी डिसेबल हो गई। नीचे वाला तो टोटली डिसेबल हो गया, और ऊपर वाले की बाकी जो D3 के अलावा आउटपुट थी वो डिसेबल हो गई। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक पर्पस कंप्लीट हो गया कि हमने सारी आउटपुट में से सिर्फ एक आउटपुट को हमने जो है वो एनेबल किया है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी उस पे इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, अब इसी इनपुट को अगर मैं रिवाइज करूं, यानी मैं W पे 0 के बजाय मैं 1 दे दूं, जब मैं यहाँ पे 1 अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये वाली जो फर्स्ट वाला डिकोडर है 328 ये डिसेबल हो जाएगा, और जो सेकंड वाला होगा वो आपका एनेबल होगा। और फिर आप 0 1 1 जब अप्लाई करेंगे तो वो बेसिकली अगेन इसका जो सेकंड वाले का D3 होगा उसको एक्टिव करेगा। अब जो सेकंड वाले का D3 है वो बेसिकली क्या बन रहा है, वो D7 में आप D3 अगर देखें तो वो किस नंबर पे आएगा? सर D11 10 से D10 7 8 9 10 और D11। सो D11 बेसिकली यानी 4 to 16 का D11 एक्टिव हो जाएगा इस वैल्यू के साथ। ठीक है, यस सर। तो अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो 110 क्या बनता है? ठीक है, तो इस 30 तरह से आप इसको हम WXYZ कंसीडर करेंगे ना, WXYZ के हिसाब से हम इसको चलेंगे। ठीक है, तो D6 सर। WXYZ में जी WXY और Z के अकॉर्डिंगली जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 1 1 और 1। ठीक है जी, ये 11 बन गया आपके पास। क्लियर है? जी सर क्लियर। जी आगे बढ़ते हैं। डिकोडर का एक और इस्तेमाल सुन लें। अभी तक तो हमने पढ़ा है कि डिकोडर जो होते हैं वो n इनपुट को 2 की पावर n आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी है कि एक वक्त में एक आउटपुट इसकी जो है वो एक्टिव होती है, बाकी सारी डिसेबल होती हैं, डिपेंडिंग कि आप इसकी एनेबल को हाई किया हुआ है और दूसरा इसकी इनपुट कॉम्बिनेशन कौन सा अप्लाई कर रहे हैं। डिकोडर सर्किट का एक और ऑपरेशन भी होता है कि आप किसी भी किस्म के कॉम्बिनेशनल लॉजिक बुलियन इक्वेशन को, कॉम्बिनेशनल लॉजिक की किसी भी बुलियन इक्वेशन को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिकोडर सर्किट। यानी आप किसी भी सर्किट को जिसकी बुलियन इक्वेशन बन सकती है उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिकोडर। वो कैसे होता है? तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम फर्ज करते हैं कि हमने फुल एडर डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ डिकोडर सर्किट। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो फुल एडर है उसका ट्रुथ टेबल हमें पता होना चाहिए। तो वो हमने पहले पढ़ लिया हुआ है कि हमारे पास जो फुल एडर का ट्रुथ टेबल होता है वो इस तरह से होता है जिसमें 2 आउटपुट होती हैं, एक कैरी की और दूसरी सम की। ठीक है, तो अगर हम इनकी मिन टर्म्स को लिखें तो सम की जो मिन टर्म्स होती हैं वो बनती हैं 1 2 4 एंड 7, जबकि कैरी के लिए आपके पास बनेंगी 3 5 6 और 7। ठीक है, यानी अगर सम की बात करें तो आपको ये वाली जो मिन टर्म है ये बेसिकली 1 आ रही है, ये वाली 2 आ रही है, ये है 4 और ये है 7। ठीक है, ये सम के लिए हो गई। इसी तरह अगर आप कैरी की बात करें तो कैरी के केस में क्या होगा कि आपको 3 5 6 और 7 जो है
ये मिन टर्म्स आपकी बन रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास फुल एडर की दो हमारे पास एसओपी फॉर्म आ गई, एक सम के लिए और एक कैरी के लिए। अब हम इन दोनों एसओपीज को अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिकोडर सर्किट। उसका क्या तरीकेकार होगा कि हम जब सम करेंगे तो सम के लिए हमें पता है कि 1, 2, 4 और 7 ये चार मिन टर्म्स मिल के जो है वो सम हो रही है, ठीक है। तो इन चारों को मिला के आप सम करेंगे तो और की मदद से आप उसको सम कर लेंगे। तो इन चारों को और करेंगे तो आपका जो है वो सम का जो एक्सप्रेशन होगा वो डिजाइन हो जाएगा। इसी तरह जब आप कैरी की बात करेंगे तो कैरी के केस में आपके पास 3, 5, 6 और 7 होंगे। तो आप इन चारों जब मिन टर्म्स को आपस में और करेंगे तो आपके पास बेसिकली सी आ जाएगा। अब चूंकि और लगा हुआ है तो और की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक भी इसकी इनपुट 1 हो तो आपकी आउटपुट 1 होती है। तो अगर आपका जो डिकोडर है उसकी D1 एक्टिव है तो इसका मतलब सम जो है वो एक्टिव है, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी D3 एक्टिव है तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी कैरी जो है वो आई है, ठीक है। तो आप किसी भी सर्किट को जिसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है उसको विद द हेल्प ऑफ डिकोडर सर्किट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जी बेटा, क्लियर हो गई ये चीज? यस सर। जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनकोडर सर्किट। डिकोडर का ऑपोजिट होता है एनकोडर। डिकोडर में हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास n इनपुट्स थी और 2 की पावर n आउटपुट्स थी, ठीक है। यानी 2 to 4 डिकोडर की बात करें तो उसमें 2 इनपुट्स थी तो 4 आउटपुट थी। 3 to 8 की बात करें तो 3 इनपुट से 8 आउटपुट आ रही थी। और हम उस पर सारे पॉसिबल कम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसकी आउटपुट जो है वो जनरेट होती है। तो एनकोडर इसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है, जिसमें आपके पास 2 raised to the power n इनपुट्स होती हैं और n आउटपुट्स होती हैं, ठीक है। So an encoder is a digital circuit that performs the inverse operation of a decoder. An encoder has 2 raised to the power n input lines and n output lines. n output lines होंगी और 2 की पावर n जो है वो उसमें input lines हो जाएंगी. So the encoder defined in below has the limitation that only one input can be active at any given time. अब इस encoder जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी कुछ लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन बाद में कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ट्रुथ टेबल कैसा होगा। अब हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। तो ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर में कितनी इनपुट और कितनी आउटपुट होंगी, जरा बताएं शाबाश। एक इनपुट होगी, सर तीन एक आउटपुट होंगे। सर और इनपुट्स कितनी होंगी? इनपुट तीन सर, इनपुट तो 8 होंगे, तीन। आउटपुट 3 होंगे। शाबाश। 8 इनपुट से आप 3 इनपुट जो है वो एनकोडर डिजाइन करने जा रहे हैं। तो अगर उसकी ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो वो कुछ इस तरह की बन जाएगी कि आपके पास 8 जो है आपके पास इनपुट और 3 आउटपुट हो जाएंगे, ठीक है। उनको आप XYZ कह लें या जो भी कह लें आउटपुट को, और इनपुट्स को आप D0 से D7 तक डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम होगी। अब हम देखते हैं कि इसका जो है वो ट्रुथ टेबल कैसा होगा। तो इसका ट्रुथ टेबल सेम वैसा ही होगा जैसा कि उसका होता है डिकोडर का, लेकिन ये उसका रिवर्स होगा। इसमें इनपुट आउटपुट और आउटपुट इनपुट बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपकी D0 इनपुट पे आप 1 अप्लाई करते हैं तो आपके पास आउटपुट पे ये कॉम्बिनेशन आएगा। अगर आप D1 पे 1 अप्लाई करते हैं तो आपके पास आउटपुट पे 0 0 1 कॉम्बिनेशन आ जाएगा। इसी तरह अगर D2 को हाई करते हैं तो आपके पास 0 1 0 जो है वो आ जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो अगर आप इनकी इक्वेशंस लिखें विद द हेल्प ऑफ टेबल, तो टेबल आप इनकी इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। जो z है उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जहां जहां पे ये z1 हो रहा है उसके लिए आप मिन टर्म लिख लेंगे, ठीक है। सो z जब 1 हो रहा है, कब 1 होता है, जब आपके पास D1 जो है वो 1 होती है। सो D1 आ जाएगी। उसके अलावा आपके पास जो है वो D3 आ गई, D5 आ गई और D7 आ गई। तो D1 प्लस D2 सॉरी D1 प्लस D3 प्लस D5 एंड D7, इनको अगर आप और करेंगे तो आपको Z जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने Y जो है उसको बनाना है तो वो किसकी मदद से होगा, जहां जहां पे वो 1 हो रहा है उन वाली मिन टर्म्स को आप आपस में और कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा D2 D3 D6 और D7। इसी तरह अगर आप X के लिए बनाएंगे तो D4 5 6 और 7।
कि आपके पास बुलियन इक्वेशंस आ चुकी हैं आउटपुट के लिए। अब आपने क्या करना है बेटा, इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप जो और गेट यूज करेंगे बेटा, ये माइक ऑफ कर दें, सारियां पढ़ी हैं अपना माइक बंद माइक कर ऑफ दो। कर दें। माइक किसका ऑन है? आपके पास तीन जो है वो इनपुट्स हैं, एक्स वाई और जी। सॉरी आउटपुट है, एक्स वाई और जी तीन आउटपुट हैं। तो इन तीनों आउटपुट के लिए जब आप सर्किट को डिजाइन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके पास, ठीक है, एक्स वाई और जी। ठीक है जी, यही सर्किट होगा बेटा। जी सर। यहां तक बेटा किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो कि उसको एनकोडर की समझ ना आई हो? सर जैसे आपने Z में D1 प्लस D3 प्लस D5 और प्लस D7 की है सर, इसकी जगह सर और कुछ नहीं कर सकते सर हम? और क्यों करेंगे बेटा, आपने ट्रुथ टेबल को देख के बनाया है ना। ट्रुथ टेबल में ठीक। आप देखें कि आपके पास जो y है, जी की बात कर रहे हैं, यस सर, जी की बात कर रहा हूँ। जी कहाँ कहाँ पे 1 हो रहा है वो देखें, कहाँ कहाँ पे 1 है। यहाँ पे D1 पे 1 है, D3 पे 1 है, D5 पे और D7 पे। ये इसके सर अलावा समझ तो कोई आ वन ही है, तो आप अपनी मर्जी से कैसे बनाएंगे? गया, समय लग गया। अच्छा, अब यहाँ पे ना जो हमारा इनकोडर है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी। वो लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। ये इनकोडर का हमारे पास ट्रुथ टेबल है। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन दैट ओनली वन इनपुट कैन बी एक्टिव एट एनी गिवन टाइम। हमारी मसला यह है कि हमारी इनपुट में से सिर्फ एक इनपुट पे हमने 1 अप्लाई करना है, बाकियों पे हमने किसी पे 1 नहीं देना। क्योंकि अगर हम किसी और इनपुट पे यानी किसी ऐसा कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे जिसमें एक से ज्यादा इनपुट 1 हो रही हो, तो हमारा आउटपुट जो है वो इनवैलिड कॉम्बिनेशन, अनडिफाइंड कॉम्बिनेशन आएगा। ये चीज क्लियर हुई है? यस सर। जी सर। कि अगर हम इनपुट कोई ऐसी अप्लाई कर दें जो कि इन गिवन आउटपुट में से ना हो, यानी जिसमें एक से ज्यादा 1s आ रहे हो, तो हमारी जो आउटपुट है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। अब होना ये चाहिए था कि ट्रुथ टेबल के अंदर टोटल हमारी इनपुट थी 8, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनने चाहिए थे? क्यों बेटा? अगर 8 इनपुट 256 हैं तो 256 टोटल कॉम्बिनेशन 2 की पावर यानी 32 256 256 256 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए थे हमारे ट्रुथ टेबल के अंदर। लेकिन चूंकि ये डिकोडर का ही ऑपोजिट फंक्शन होता है इनकोडर, तो हम सिर्फ वो वाली सिलेक्टेड वैल्यूज 8 वैल्यूज उठाते हैं जहां पे कोई एक वक्त में एक 1 हो रही होती है। लेकिन हमारी इनपुट तो जरूरी तो नहीं ये हो, हमारी इनपुट तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा ऐसे 1 1 और बाकी सारे 0 अप्लाई कर दे, या सारे 1 1 अप्लाई कर दे, ये भी तो पॉसिबल है। तो अगर ऐसे केस में हमारी जो आउटपुट है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। ये एक इसका प्रॉब्लम है जो हमने एनकोडर पढ़ा है अभी। दूसरा प्रॉब्लम इसका क्या है? Another ambiguity in the octal to binary encoder is that an output with all zeros is generated when all the inputs are 0, but this output is same as when D0 is equal to 1. यहां पे क्या हो रहा है? अगर आप सारी इनपुट को 0 कर दें तो आपकी आउटपुट क्या होगी? X भी 0, 0 Y भी 0, Z भी 0, तीनों 0। और अगर आप शुरू में 1 अप्लाई करते हैं, यानी D0 की जगह पे आप 1 अप्लाई कर देते हैं, तो D0 पे जब आप 1 करेंगे तब भी आपको 0 0 तीनों मिल रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है? ये हो रहा है कि आप दो डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास सेम आउटपुट आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम 0 0 अप्लाई कर दें सारे, या D0 पे 1 अप्लाई कर दें, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने कौन सी इनपुट दी जिसकी वजह से ये तीनों 0 हुए हैं। तो ये एक एम्बिगुअस केस हो जाएगा। जी क्लियर हुई है चीज? यस सर, क्लियर है। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं, एक कि हमारे पास इसमें अगर हम एक से ज्यादा
1 अप्लाई करते हैं इनपुट पे तो आउटपुट जो है वो अनडिफाइंड हो जाती है, और सेकंड कि अगर हमारे पास जो है वो सारे 0 अप्लाई कर दें इनपुट पे तो तब भी 0 0 आता है, और अगर D0 पे 1 अप्लाई कर दें और बाकी 0 कर दें तो तब भी 0 0 आ जाता है। यानी दो डिफरेंट कम्बिनेशंस के लिए, इनपुट कम्बिनेशंस के लिए सेम आउटपुट आ जाती है, तो ये एक एम्बिगुअस केस बन जाता है। ठीक है, तो अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उसके लिए हम प्रायोरिटी एनकोडर को स्टडी करते हैं। प्रायोरिटी एनकोडर इन दोनों का सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी एनकोडर को डिफाइन कर लेते हैं, होता क्या है। अब प्रायोरिटी एनकोडर इज एन एनकोडर सर्किट दैट इंक्लूड्स द प्रायोरिटी फंक्शन। ये एक ऐसा एनकोडर सर्किट होता है जो कि प्रायोरिटी फंक्शंस के तौर पे उसमें, यानी आपके एनकोडर सर्किट में प्रायोरिटी फंक्शन शामिल कर देता है। प्रायोरिटी फंक्शन से क्या मुराद है? The operation of the priority encoder is such that if 2 or more inputs are equal to 1 at the same time, the input having the highest priority will take the precedence. यानी अगर आपकी एक वक्त में एक इनपुट कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा वंस आ रहे हैं, यानी 2 या 2 से ज्यादा वंस उस इनपुट कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, तो जो सबसे हायर प्रायोरिटी वाला 1 होगा उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट सेट हो जाएगी। उसका ट्रुथ टेबल देखें। इस लाइन को भी छोड़ दें अभी, फर्स्ट लाइन को, और इसको भी स्किप कर दें, आप सिर्फ इसको कंसीडर करें, ये वाले पोर्शन को। आपके पास 4 इनपुट्स हैं D0 से D3 तक और 2 आउटपुट हैं X और Y। अगर आप D0 पे 1 अप्लाई करते हैं तो चूंकि हायर प्रायोरिटी पे D0 ही है, बाकी सारे आगे वाले 0 हैं, तो वो आपके पास जो आउटपुट देगा वो 0 0 आउटपुट दे देगा। इसी तरह अगर आप D1 को 1 करते हैं, ये प्रायोरिटी इनकोडर की बात हो रही है, तो यहां पे चाहे 0 हो चाहे 1 हो, जो मर्जी हो, तो हायर प्रायोरिटी किसकी है? D1 की हायर प्रायोरिटी है, तो D1 के अकॉर्डिंगली जो आउटपुट है वो 0 1 आ जाएगी। अगर आप D2 को 1 करते हैं और पीछे वाले जो मर्जी हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ हाई प्रायोरिटी यानी D2 वाले के अकॉर्डिंगली आउटपुट सेट कर देगा। और अगर D3 को आप हाई करते हैं तो फिर पीछे वालों को वो डोंट केयर कंसीडर करेगा और आउटपुट आपकी D3 जिसकी हायर प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर देगा। ये चीज क्लियर होगी बेटा सबको? यस सर। तो इसमें पहला जो प्रॉब्लम था वो तो रिजॉल्व हो गया कि अगर आपके पास एक से ज्यादा इनपुट कॉम्बिनेशन में वंस आ जाएं तो जो हायर प्रायोरिटी वाला होगा उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारा मसला हल हो गया। अब आते हैं सेकंड इशू की तरफ। वो सेकंड इशू क्या था कि अगर हमारे पास 0 0 के लिए भी वही कॉम्बिनेशन होता है और 1 और बाकी 0 के लिए भी सेम कॉम्बिनेशन आ रहा था, यानी सारे 0 आ रहे थे दोनों इनपुट्स, तो उसके लिए हमने क्या हल निकाला? हमने आउटपुट को बढ़ा लिया, यानी एक आउटपुट और ऐड की जिसका नाम हमने V रखा। V का मतलब है वैलिड आउटपुट। V स्टैंड्स फॉर वैलिड आउटपुट। तो वैलिड आउटपुट का मतलब है कि अगर आप सारे कॉम्बिनेशन 0 देंगे तो आपके पास जो वैलिड आउटपुट है वो 0 आ जाएगी, और अगर वैलिड आउटपुट 0 आई इसका मतलब ये होगा कि आपका जो प्रायोरिटी एनकोडर है वो इनवैलिड हो गया है। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब कि आपका प्रायोरिटी एनकोडर जो है वो इनवैलिड कॉम्बिनेशन या उस पे इनवैलिड आउटपुट आ रही है। लेकिन अगर आप इसके अलावा यानी 0 0 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू, तो आपके पास हमेशा V जो है वो 1 रहेगा। और V ये 1 होने का मतलब ये होगा कि आपकी जो आउटपुट है वो वैलिड आउटपुट आ रही है। ठीक है, यानी फिर हम X और Y को चेक करेंगे कि वो वैलिड कॉम्बिनेशन दे रही है। ये 0 कब होगी V? जब आप टोटल सारे 0 अप्लाई कर देंगे इनपुट पे, तो उस वक्त आपको जो है वो इनवैलिड आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके दोनों जो इश्यूज थे वो एड्रेस हो गए यहाँ पे। पहले वाला ये था कि आपकी अगर इनपुट में एक से ज्यादा वंस हो तो उसमें जो है वो जो हायर प्रायोरिटी वाला होगा उसको कंसीडर करेगा उसके अकॉर्डिंगली। और अगर आप एक और आउटपुट यूज कर लेते हैं जिसका नाम आप V रखते हैं वैलिड, तो वो सिर्फ उस वक्त 0 होगी जब आप सारे 0 अप्लाई करेंगे, अदरवाइज वो 1 रहेगी। और 1 होने का मतलब है कि आपके आउटपुट जो है वो वैलिड है। क्लियर होगी बेटा ये चीज सबको? यस सर। यस सर। तो प्रायोरिटी एनकोडर को हम डिजाइन कैसे करेंगे? हम जो इसका ट्रुथ टेबल है उसको यूज करेंगे और K मैप बनाएंगे। हमने X के लिए इक्वेशन निकालनी है, Y के लिए निकालनी है और V के लिए इक्वेशन निकालनी है।
तो उसके लिए हम के मैप यूज करेंगे 4 वेरिएबल वाला, क्योंकि हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, ठीक है। सो D0 D1 और दूसरी साइड पे D2 D3 आ जाएंगे, तो 4 वेरिएबल का के मैप बनेगा और हम उसमें वहां 1 रखेंगे जहां जहां पे हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 आएगी, ठीक है। अब मैं इसकी मिसाल आपको दे दूं कि जो आपका सारे 0 वाले केस होंगे उसमें तो डोंट केयर हो जाएगा ना, ठीक है। आपका x जो है वो डोंट केयर होगा, लेकिन x1 कहाँ कहाँ पे है, x इसमें 1 है और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 होने का मतलब है कि ये वाला इसके 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे पॉसिबल। एक आपके पास बनेगा 0 0 4 बनेंगे, सॉरी 4 कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे क्योंकि 2 डोंट केयर है। तो पहला जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 0 0 1 0, सेकंड बनेगा 0 1 1 0, थर्ड बनेगा 1 0 1 0 और फोर्थ बनेगा 1 1 1 0, ठीक है। यानी इन चारों में से अगर कोई भी कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाए तो उसके लिए x जो है वो 1 होगा। के मैप में आप उसकी जगह इन चारों मिन टर्म्स के लिए आप 1 पुट करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाए, यानी 3x और 7 1 आए, तो आप इनकी भी सारी पॉसिबल वैल्यूज लिखेंगे और उनके लिए जो है वो के मैप में 1 पुट कर देंगे। तो आप के मैप जो है वो आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा कि आपके पास ये वाली सारी वैल्यूज जो है वो 1 हो जाएंगी और ये डोंट केयर हो जाएगी। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x2 जो है वो D2 प्लस D3 आ जाएगा। उसी तरह फिर आप y के लिए भी के मैप बनाएंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके लिए y की जो वैल्यू है वो D3 प्लस D1 और D2 कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो ये आप खुद करके भी देख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है कि डोंट केयर को भी यूज करना है और उसमें देखना है कि आपकी जो इनपुट वाली साइड पे डोंट केयर है उसमें कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जहां पे आपकी आउटपुट 1 हो रही है, उसमें आपने के मैप में 1 फिल करके उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। और जहां तक बात रहेगी आपके पास v वाली की, तो v अगर आप देखें आपके पास जो है वो सिवाय 0 0 के हमेशा 1 है, ठीक है। यानी 0 के अलावा हमेशा वो 1 रहेगा। तो उसके लिए आपके पास जो है वो आउटपुट जो है वो आ जाएगी इस तरह से। सर x के लिए अलग के मैप होगा और y के लिए अलग के मैप होगा सर? बिल्कुल बेटा, जितनी आपकी आउटपुट्स होती हैं उतने ही के मैप बनते हैं ना, ये तुमने पहले पढ़ा हुआ है। ओके सर। आउटपुट के हिसाब, जितनी आउटपुट वैल्यूज होती हैं उनके हिसाब से हम के मैप डिजाइन करते हैं। सो 3 आउटपुट हैं तो हमारे पास 3 जो है वो के मैप बनेंगे और 3 को हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमारे पास v जो है वो D0 D1 D2 और D3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट्स। तो अगर हम देखें बात करें v की, तो v में जो हमारे पास है D0 D1 D2 D3 ये सारे ही और हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह x बनाने के लिए हमारे पास जो है वो D2 और D3 आ रहे हैं, तो D2 और D3 आ गए। y बनाने के लिए हमारे पास जो है वो D3 आ रहा है और D1 और D2 एंड होके उसका जो नॉट है वो एंड होके और हो रहे हैं, ठीक है। तो आप ये पूरा इसका सर्किट जो है वो डिजाइन कर लेंगे। अब इस पूरे सर्किट का नाम आप रखेंगे प्रायोरिटी एनकोडर, जिसमें वो दोनों खामियां नहीं होंगी जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनल एनकोडर के अंदर मौजूद होती हैं। जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को? नो सर। नो सर। जी फीमेल्स में से बेटा सबको समझ आ गई है? यस सर। ओके। सो नेक्स्ट जो हमारा बेटा टॉपिक है वो है मल्टीप्लेक्सर्स। मल्टीप्लेक्सर भी कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो कि सिलेक्ट करता है बाइनरी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन ऑफ मेनी इनपुट लाइंस एंड डायरेक्ट इट टू अ सिंगल आउटपुट लाइन। ये बेसिकली क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर आपके पास 2 रेज़ टू द पावर n इनपुट्स में से किसी एक को आउटपुट पे शो करता है। यानी आपके पास टोटल 2 की पावर n इनपुट्स होती हैं और उसमें से किसी एक को, एक वक्त में किसी एक को आउटपुट पे शो करता है डिपेंडिंग अपॉन द सिलेक्शन इनपुट्स। उनकी कुछ सिलेक्शन इनपुट्स भी होती हैं जो कि n होती हैं, यानी n सिलेक्शन इनपुट की मदद से 2 की पावर n इनपुट में से किसी एक को आउटपुट पे डिस्प्ले करता है, ठीक है। अब n की भी आप यहां डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है, ब्लॉक डायग्राम है 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर की।
ठीक है, इसको मक्स भी बोलते हैं शॉर्ट में ना, मक्स, 2 to 1 मक्स है। तो अगर 2 to 1 है तो 2 जो है वो बेसिकली 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो इसमें सिलेक्शन इनपुट जो है आपके पास सिर्फ एक होगी। तो एक सिलेक्शन इनपुट की मदद से ये 2 इनपुट में से किसी एक को आउटपुट पे डिस्प्ले करवाएगा। तो अब आपके पास जो 2 इनपुट होंगी वो एक I0 होगी और एक I1 होगी, और सिलेक्शन इनपुट का नाम S होगा। अगर S को आप 0 करेंगे तो I0 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, यानी I0 ही Y पे आ जाएगी। और अगर आप इसको 1 करेंगे सिलेक्शन को, तो I1 पे जो कुछ भी होगा वो Y पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यूज होती है कि मल्टी चैनल में से किसी एक वक्त में किसी एक को अगर आपने आउटपुट पे लेके जाना हो तो सिलेक्शन उसकी करती है, बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन कि आप सिलेक्शन वैल्यू क्या दे रहे हैं। तो उसका जो सर्किट डायग्राम बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि आपके पास I0 और S जो है वो एंड हो रहे होंगे, इसी तरह I1 और S जो है वो एंड हो रहा है, और फिर बाद में वो और हो रहे हैं। तो अब फर्ज कर लें कि आप यहाँ पे 0 अप्लाई कर देते हैं, S को 0 करते हैं, तो आपके पास ये वाला जो एंड है वो डिसेबल हो जाएगा और ये वाला जो है वो एनेबल हो जाएगा। जब ये वाला एंड एनेबल होगा तो इसका जो I0 जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर 0 आप देंगे तो 0 आ जाएगी, अगर आप 1 देंगे तो 1 आ जाएगी। ठीक है, और ये 1 जो है यहाँ पे चूंकि ये भी डिसेबल है तो और की प्रॉपर्टी है कि एक भी 1 हो तो आपकी आउटपुट 1 आ जाती है। ठीक है, तो जो भी I0 पे होगा वो यहाँ Y पे डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर आप इसका रिवर्सल केस देखते हैं, यानी यहाँ पे 1 करते हैं, तो ये वाला जो है वो एक्टिव हो जाएगा, ये डिसेबल हो जाएगा, और I1 जो कुछ भी होगा वो यहाँ पे आएगा और I1 ये आगे फॉरवर्ड कर देगा आउटपुट पे। ठीक है, तो नेक्स्ट है मल्टीप्लेक्सर, 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर, यानी 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर। अब मुझे बताएं इसमें सिलेक्शन इनपुट्स कितनी होंगी? जी बेटा, 2 शाबाश। इसमें 2 सिलेक्शन होंगी, एक S0 और एक S1। ठीक है, 2 सिलेक्शन इनपुट्स होंगी। तो इसका कुछ सर्किट इस तरह से बन जाएगा कि आपके पास S0 और S1 आ जाएगा, और 4 इनपुट I0, I1, I2, I3 में से कोई एक आउटपुट पे डिस्प्ले होगी, डिपेंडिंग कि आप सिलेक्शन इनपुट क्या दे रहे हैं। अगर आप सिलेक्शन इनपुट पे 0 0 देते हैं तो आपके पास I0 शो होगी, 0 1 देते हैं तो I1 शो होगी, 1 0 देते हैं तो I2 शो होगी, और 1 1 देते हैं तो I3 शो हो जाएगी। ठीक है, ये होगा कैसे, आप यहाँ इसको अप्लाई करके भी देख सकते हैं। अगर आप 0 1 अप्लाई करें तो 0 1 से क्या होगा, जब आप यहाँ 0 1 अप्लाई करेंगे तो ये वाला आपका गेट डिसेबल हो जाएगा क्योंकि इसको डायरेक्टली 0 मिल रहा है। इसी तरह आपका ये वाला जो गेट है ये भी डिसेबल हो जाएगा क्योंकि इसको डायरेक्टली 0 मिल रहा है। इनडायरेक्टली किसको, सॉरी दूसरे वाला 1 था, दोबारा कर लेते हैं इसको। अगर यहाँ पे आप 0 अप्लाई करें तो यहाँ 1 करें, तो जो 0 वाला डायरेक्टली है ये डिसेबल होगा, और ये 1 जो है जिसको 0 होके मिल रहा है वो कौन सा है, वो भी अगेन ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो ये दोनों जो है वो डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह ये 0 किस किस को मिल रहा था, ये इसको भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये 3 आपके डिसेबल हो गए, सिर्फ आपका ये वाला इनेबल हो गया I1। तो 0 1 का मतलब क्या होता है, 0 1 I1 को ही बोलते हैं, यानी 1 को बोलते हैं ना। तो I1 जो है वो जो भी यहाँ पे होगा वो यहाँ आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगा। जी बेटा, क्लियर हो गया सबको? सर एक बार दोबारा से देखने वाला है Yes, सर, लेकिन समझ लगी है सारी। इसमें देखने वाला क्या, आपके पास टोटल 4 इनपुट्स हैं, 4 में से कोई एक आउटपुट पे शो होगी, डिपेंडिंग कि आपकी सिलेक्शन इनपुट क्या है। अगर आप 0 0 देते हैं तो I0 जो है जो भी डाटा होगा वो Y पे आ जाएगा, वरना I1 आ जाएगा, I2 आ जाएगा, I3 आ जाएगा, सिंपल। इसका पर्पस क्या है, पर्पस इसका ये है कि आप ये मल्टीप्लेक्सिंग जो होती है ये नॉर्मली टेलीफोन्स में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आपके पास 4 यूजर हैं तो आपने एक वक्त में किसी एक का डाटा ही आगे भिजवाना है, तो आप क्या करेंगे कि आप उस सिलेक्शन इनपुट को सेट करेंगे इस तरह से कि I0 वाला डाटा चला जाए या I1 वाला चला जाए, फिर I2 वाला चला जाए, फिर I3 वाला, यानी आपके पास एक लिंक होगा, उस एक लिंक को आप शेयर करेंगे टाइम के हिसाब से मुख्तलिफ यूजर के लिए, यानी I0 को थोड़ा टाइम देंगे, फिर I1 को देंगे, फिर I2 को, फिर I3 को। ठीक है, तो एक ही सिंगल लिंक को आप यूज कर रहे हैं मल्टीपल लोगों की कम्युनिकेशन के लिए, तो ये यही मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। जी बेटा, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है जी, तो यहाँ आपका चैप्टर बेटा खत्म हो गया। ये कुछ हैंड प्रॉब्लम्स हैं जो आपने करने हैं, और इसके अलावा बाकी सारे खुद करने हैं, ये कंपल्सरी हैं। और आपको छुट्टियां भी आ गई हैं तो छुट्टियों के बाद ये चेक होगा, और छुट्टियों में आपको वेरी लॉग की एक असाइनमेंट जो है वो मैं असाइन करूंगा, आपको कोई सर्किट या कोई कंडीशन दूंगा और आपने उसका वेरी लॉग प्रोग्राम बनाना है, और प्रोग्राम बना के फिर उसको रन करके
उसकी जो आउटपुट है वो डिस्प्ले करके आपने उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके तो असाइनमेंट बना के गूगल क्लासरूम पे जहाँ पे मैं अपलोड करूंगा वहां आपने सबमिट करवानी है। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन सारी मिल जाएंगी, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। और Okay, sir. इसके अलावा बेटा कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। सर मॉडल सिंक पे परफॉर्म करेंगे सर। सर प्रोटेस्ट